नमस्कार किसान भाइयों। इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात आप लोगों ने सुना होगा। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी कृषि अध्यादेश 2020 को जस्टिफाई करने के लिए, उसका औचित्य को साबित करने के लिए मन की बात में उन्होंने पूरा समय दिया। आपने सुना होगा कि विभिन्न किसान संगठनों से उन्होंने बातचीत किया, फीडबैक लिया, प्रगतिशील कुछ किसानों से फीडबैक लिया और यह जस्टिफाई करने का कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि कुछ फसल उत्पाद जिनको मार्केट में कहीं भी बेचने के लिए छूट मिल गई है, उसको बेच करके किसान संगठन अच्छे फायदे कमा रहे हैं, कुछ किसान भी अच्छा फायदा कमा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल, कांग्रेस एवं वामपंथी दल तथा तमाम विपक्षी दल पिछले 54 साल से चले आ रहे एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था की औचित्य को जस्टिफाई करने के लिए, सिद्ध करने के लिए धरना प्रदर्शन, विरोध, तोड़ फोड़, आगजनी, चक्का जाम कर रहे हैं। किसान भाइयों, पिछले 54 साल से एमएसपी और मंडी व्यवस्था के तहत आपके कृषि उत्पाद को क्रय किया जा रहा है और इस व्यवस्था के तहत आपको कितना लाभ हो रहा है ये तो आप भली भांति जानते हैं। एक्चुअली एमएसपी और मंडी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो धीरे धीरे किसानों के खून सुखाने वाली व्यवस्था है। यह व्यवस्था चली आ रही है पिछले वर्षों से, फिर भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कर्जों के दलदल में इतना फंसते जा रहे हैं कि छोटे छोटे किसान कृषि छोड़ करके पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और रहा सहा कसर, माननीय मोदी जी अध्यादेश 2020 में उन्होंने पूरा कर दिया। यह बिल किसानों को उस गर्त में ढकेल दिया जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। आने वाले कुछ समय में कृषि नीति अध्यादेश 2020 के माध्यम से भारत की किसान अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे, क्योंकि यह विधेयक बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉरपोरेट जगत को खुली छूट दे रखी है कि किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करके उनके भूमि में, उनके खेतों में एक पूंजी लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। स्वाभाविक है कि इनका उद्देश्य किसानों को उन्नति करना नहीं, इनका मुख्य उद्देश्य है मुनाफा कमाना। तो पूंजी लगाएंगे और सारा मुनाफा इनकी झोली में जाएंगे, किसानों की झोली में केवल उनकी मजदूरी जाएगी। उस पर भी चूंकि सारा पूंजी इन कंपनियों की लगी रहेगी, इसलिए किसान इन कंपनियों की कृपा पात्र बनकर रहेंगे। तरह तरह के हथकंडा अपनाकर किसानों को शोषण करेंगे। कहने को 3 दिनों में भुगता। और दूसरी बात क्या है कि व्यापारियों की छूट मिल गई है
टैक्स फ्री कर दिया गया है कि किसानों को खेतों पर जाकर कृषि उत्पाद खरीद सकते हैं। कहने को तो है कि 3 दिन के अंदर भुगतान करना है, लेकिन चूंकि न्याय व्यवस्था कमजोर है, कोर्ट में जाने का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए उम्मीद नहीं है कि किसानों को भुगतान तुरंत हो पाएगा। जब मंडी व्यवस्था में एमएसपी में जब किसानों को टाइमली भुगतान नहीं हो पाता है तो निजी कंपनियों पर क्या भरोसा है। अतः इससे साबित होता है कि नई कृषि नीति में कृषि बाजार पर पूंजीपतियों का आधिपत्य हो जाएगा। इतना ही नहीं किसान बंधुओं, एक चीज है कि जैसा कि मोदी जी ने कुछ किसान संगठनों से फीडबैक लिया, किसान संगठन काफ़ी खुश थे, तो कुछ किसान भी अपना संगठन बना करके पूंजीपति बन सकते हैं। छोटे छोटे किसान और मझोले किसान जो अपने उत्पाद को सुदूर मार्केट में ले जाकर नहीं बेच सकते हैं, उनसे बड़े किसान एक संगठन बना करके मिलजुल करके छोटे और मझोले किसान से कृषि उत्पाद खरीद कर मार्केट में बेच करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा करके पूंजीपति बन सकते हैं। तो किसान भाइयों, अमीर अपना हो या पराया, पैसे का घमंड, पैसे का गुरूर, पैसे का लोभ, पैसे का लालच इतना खतरनाक होता है कि वह अपनों को भी नहीं चिंता है। तो कुछ किसान अगर इस माध्यम से अमीर हो जाते हैं, पूंजीपति हो जाते हैं, तो निश्चय ही वे अपने स्वजातियों को भी नहीं चिनेंगे। अपने जो छोटे किसान भाई हैं उनका शोषण करेंगे, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वह सिद्धांत लागू होता है जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। वो नहीं पहचानती कि हमारी जात की है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी तक किसानों का शोषण होता आया है और आने वाला समय में भी शोषण होता रहेगा। इतना ही नहीं, बहुत ही विभत्त स्थिति आने वाली है। किसान भाइयों, तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? है, इसका विकल्प है। लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपरूल कर रहे हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। बस इनके पास एक ही विकल्प है, किसानों को गुमराह बना करके विरोध करना, तोड़ फोड़ करना, चक्का जाम करना और वोट बैंक की राजनीति करना, अपना उल्लू सीधा करना। बस यही विकल्प है, तीसरा कुछ नहीं है। इसलिए किसान भाइयों, आपको तीसरा विकल्प की ओर जाना पड़ेगा। अगर तीसरा विकल्प को नहीं अपनाएंगे तो आपकी माली हालत सुधरने वाली नहीं है और आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों का नुकसान होगा। आप जड़वत हो जाएंगे, पशु के समान हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। एक बात बताना चाहता हूँ बंधुओं, अगर पुरानी कृषि नीति किसानों के खून चूस करके जर्जर कर दी, तो नई कृषि नीति आपके जो हाड़ मांस है वो भी नहीं बचने वाला है। अगर यह लागू हो गया तो आप अपने ही खेत में भिखारी बनकर रह जाएंगे। तो बंधुओं, आज मैं बात करूंगा नया विकल्प क्या है। श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री आनंद मूर्ति जी प्रौत नाम का आर्थिक सामाजिक दर्शन का प्रतिपादन किए हैं। उसमें बड़ा ही सरल और विस्तार रूप से कृषि के बारे में उन्होंने बताया है।
और उन्होंने एक बात कहा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए कोई भी काम मिलजुल कर ही करता है। पूंजीपति वर्ग, कारपोरेट जगत के लोग, अमीर लोग भी अगर किसानों को शोषण करते हैं तो वो मिलजुल कर ही करते हैं, वो एक संगठन बनाकर करते हैं। तो इसलिए किसान भाई को भी एक संगठन बनाना पड़ेगा। श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा कि वह है किसान सहकारी समिति। उसमें एक और शब्द जोड़ दिया, समन्वित किसान सहकारी समिति। तो समन्वित किसान सहकारी समिति के माध्यम से अगर कृषि किया जाए तो ये बिचौलिए, दलाल, पूंजीपति वर्ग, शोषक, व्यापारी, व्यवसाय, इन लोग का पत्ता साफ हो जाएगा। ये किसानों के बीच से हट जाएंगे और कृषि उत्पाद से जो भी नाफा होगा, मुनाफा आया होगा, वो सीधे किसानों के झोली में जाएगा। अभी क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पे उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है और इससे जितना मैक्सिमम मुनाफा होता है बिचौलियों के हाथ में चला जाता है। आम उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते वही कृषि उत्पाद का दाम दुगना हो जाता है, जो उन लोगों के हाथ में चला जाता है जो परजीवी हैं, जिसने वास्तव में खून पसीना करके उत्पादन किया, उसके पास नहीं जाता है, जबकि वास्तविक हकदार वही लोग हैं। तो समन्वित कृषि सहकारिता में उसकी विशेषता है, पहला है कि इस सहकारी समिति में जो भी सदस्य होंगे उनको समान अधिकार रहेगा। मिलजुल कर कृषि करने के बाद जो भी उत्पादन होगा, जो भी आय होगा, सभी सदस्यों को उनके भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में, उनके शहर के क्षेत्रफल के अनुपात में, शहर के अनुपात में और उनके मेहनत के अनुपात में सबको बराबर मिलेगा। दूसरा है, ये जो समन्वित किसान सहकारी समिति होगा, इसमें भाईचारे का संबंध होगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अभी जो सरकारी व्यवस्था है, जिसको श्री प्रभात रंजन सरकार अधीनस्थ सहकारी व्यवस्था कहते हैं, वो किसी मालिक के अधीन में लोग को काम करना पड़ता है। वहाँ पर मालिक और नौकर का भेदभाव होता है, अपनापन नहीं रहता है, भाईचारा नहीं, सौहार्दपूर्ण नहीं होता। लेकिन ये जो समन्वित सहकारी समिति है, इसमें जो भी सदस्य हुए वो सब में भाई भाई का संबंध होगा, किसी का के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि इस सहकारी समिति में जो भी सदस्य काम करेंगे सब एक दूसरे के लिए उन्नति के लिए काम करेंगे, कल्याण भावना से काम करेंगे। सबका एक ही उद्देश्य होगा कि हम अधिक से अधिक मेहनत करके अपना आय बढ़ावें, उत्पादन बढ़ावें, जिसके फलस्वरूप हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, रहन सहन, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हो, हमारे परिवार के विकास हो, बाल बच्चों का विकास हो। मतलब जो भी आधुनिकतम सुख सुविधाएं उसको प्राप्त करके और हम एक अच्छा जीवन जिए, उसमें सभी सदस्यों को एक दूसरे के प्रति रहेगा। चौथी बात है कि इस समिति में छोटे बड़े सभी किसान इसका सदस्य बन सकते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 1 बीघा है। तो अभी जो व्यवस्था है, इसमें जो छोटे किसान है, जिसके पास कम जमीन है, उनको बहुत नुकसान होता है। विज्ञान का युग है, ट्रैक्टर चाहिए, रासायनिक खाद बीज चाहिए और यंत्र चाहिए। तो ये छोटे किसान जब भाड़े पर लेते हैं तो इनको बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए छोटे किसान बहुत नुकसान में छोड़ रहे हैं।
अब जो भी सदस्य होंगे समन्वित किसान सहकारिता में जो भी सदस्य होंगे, प्रत्येक सदस्य अपने क्षमता के अनुसार उसमें शेयर लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे। और एक चीज और है किसान बंधुओं, पूंजीपतियों का, अमीरों का जो कॉर्पोरेट घराने इसमें उनका इसमें घुसपैठ नहीं हो, इसको रोकने के लिए जो किसान सहकारी समिति बजट बनाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार, उसमें एक सीमा रहेगा, उस सीमा से अधिक समिति का कोई भी सदस्य शेयर नहीं खरीद सकता है, माने असीमित शेयर कोई खरीद नहीं सकता है, ये बाउंडेशन रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर सहकारी समिति का कोई सदस्य अपने शेयर को हस्तांतरण करना चाहता है, दूसरों को बेचना चाहता है, देना चाहता है, तो बिना सहकारी समिति के परमिशन के, सहमति के वो हस्तांतरण नहीं कर सकता है, जिसके कारण इससे फायदा ये होगा कि बाहरी लोग अनावश्यक सहकारी समिति किसानों का जो है उसमें घुसपैठ नहीं कर सकते हैं। और एक और पॉइंट है, इसमें अंधा हो, विकलांग हो, विधवा हो, सबसे कम जमीन वाला व्यक्ति वो भी इस किसान सहकारिता समिति के सदस्य हो सकता है। शेयर वंशानुगत होगा, बाप का शेयर पर बेटा का अधिकार रहेगा, पत्नी का अधिकार होगा। मान लिया जाए कि किसी किसान सदस्य का कोई वारिस नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो नियमानुसार उसके जो सबसे नजदीक का रिलेटिव होगा उसका उस पर अधिकार होगा, लेकिन उसको किसान सहकारिता समिति का सदस्य बनना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि श्री प्रभात रंजन सरकार ने समन्वित सहकारिता, किसान सहकारिता का जो सिद्धांत दिया है, उसमें हम देखते हैं कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसान को उसमें लाभ होगा और समानुपातिक लाभ होगा। 3 तरह के फायदे होंगे। एक है कि जमीन के क्षेत्रफल में के अनुसार उनको फायदा मिलेगा, दूसरा शेयर के अनुसार फायदा मिलेगा, तीसरा श्रम के अनुसार, मेहनत के अनुसार फायदा होगा, और चौथा जब उस उत्पाद को बाजार में बेचेंगे तो जो मुनाफा आएगा उसमें भी सबको शेयर के अनुपात में मिलेगा। तो 4 तरह के फायदे जब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मजे सभी किसानों को मिलेगा तो धीरे धीरे सभी किसानों की उन्नति होगी। और जो बड़े किसान हैं उनको एक निश्चित सीमा से अधिक शेयर खरीदने का परमिशन नहीं है, इसलिए धीरे धीरे जो छोटे किसान हैं, कम आय वाले हैं, वे बड़े किसानों के लेवल तक पहुंच जाएंगे और आने वाले कुछ समय में अमीरी गरीबी का जो बहुत अंतर है वो नहीं रहेगा, समान हो जाएंगे। ये फायदा है किसान भाइयों। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि आपके हक में मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचे। तो श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं किसान बंधुओं कि यह कोई जादू का छड़ी नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, इसमें समय लगेंगे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण में आकर के सभी किसान समान हो जाएंगे, लेकिन शोषण प्रथम चरण में ही रुक जाएगा। तो प्रथम चरण में क्या होगा, क्योंकि यह समन्वित सहकारी समिति, सहकारी कृषि का जो सिद्धांत है,
वह आम लोगों के लिए नया नया है। इसलिए जो किसान प्रगतिशील स्वभाव के होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, वे इस सिद्धांत को शुरू में समझेंगे। और जो किसान समझ लेंगे वो मिलकर के एक किसान सहकारी समिति बनाएंगे और अपने जमीनों को वो एक साथ शामिल करके मिला करके उस पर खेती करेंगे। साथ ही अपने आसपास के वैसे जमीन जो बेकार पड़े हुए हैं, बंजर पड़े हुए हैं, जिन पर खेती नहीं होती है या खेती होती है तो उससे लाभ नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण उस पर खेती करना छोड़ दिए हैं, वैसे लैंड ओनर से बातचीत करके उनको कन्विंस करके लेकर के उस पर खेती करेंगे। और खेती बिल्कुल ही इको फ्रेंडली होकर के करेंगे। रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक दवा का अंधाधुंध प्रयोग के कारण अब ऐसे उन्नत बीज का प्रयोग हो रहा है अभी, जिससे केवल एक ही बार उत्पादन ले सकते हैं। इन सारे अननेचुरल व्यवस्था के कारण जो उत्पादन में बहुत ह्रास आ गया है, उसमें चेंजिंग करते हुए ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती के माध्यम से और आधुनिक जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह किसान सहकारी समिति काम करेगा। स्वाभाविक है कि साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल होते होते, क्योंकि एकता में इतना बल है, सहकारिता में इतनी शक्ति है कि वो बंजर भूमि भी सोना उगलने लगेगी। आज जिस भूमि से एक कानी कौड़ी भर भी लाभ नहीं मिलता था लैंडओनर को, उस भूमि से अगर उसको फायदा होने लगे एक अच्छा खासा, तो बाकी जो किसान हैं देखा देखी उनको भी इस सहकारिता पद्धति पर विश्वास जगेगा और वे भी धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे। तो बंधुओं, इसमें क्या है कि लाभांश कैसे मिलेगा? तो एक तो है कि जमीन के क्षेत्रफल के अनुपात में लाभांश मिलेगा, दूसरा शेयर के अनुपात में लाभांश मिलेगा, तीसरा मजदूरी करने वालों को मजदूरी भी मिलेगा। और कुछ ऐसे भी मजदूर होंगे जिनका कोई शेयर नहीं होगा तो उनको मजदूरी मिलेगा। कुछ ऐसे भी मजदूर काम करेंगे जो अस्थायी तौर पर काम करेंगे सालों भर, तो उनको मजदूरी के अलावे जो अस्थायी मजदूर होंगे उन्हें मजदूरी के साथ साथ प्रोत्साहन के लिए बोनस भी दिया जाएगा। और जो मजदूर अस्थायी होंगे, अनुबंध पर काम करेंगे, आवश्यकता के अनुसार उन्हें वेतन दिया जाएगा। और इन मजदूरों को मेहनत के एवज में जो मजदूरी दी जाएगी वह मजदूरी इस हिसाब से दिया जाएगा ताकि उससे वो अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट की पूर्ति कर सकें। मतलब धीरे धीरे परचेजिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते जाना होगा जाएगा और जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उसके मूल्य पर भी नियंत्रण होगा। तो सहकारी व्यवस्था में ज़्यादा चांसेस है कि मुद्रा का उपयोग कम हो और काइंड्स का उपयोग ज़्यादा हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब इस तरह से चौतरफा बेनिफिट होने लगेगा तो बाकी जो किसान हैं वो देखा देखी इस किसान सहकारी समिति में शामिल होने लगेंगे। कुछ स्वतः शामिल हुए, कुछ को कन्विंस करना होगा। तो द्वितीय चरण में समन्वित किसान सहकारिता समिति से मैक्सिमम किसान जुड़ जाएंगे।
तो स्वाभाविक है कि मैक्सिमम किसान जुड़ जाएंगे तो शेयर भी बढ़ जाएगा, पूंजी भी बढ़ जाएगी। तब ये जो सहकारी समितियां हैं अपनी आय को बढ़ाने के लिए उप समितियां का संगठन करेंगे, उप सहकारी समिति बनाएंगे। ये उप सहकारी समिति होंगी उत्पादक समिति, उत्पादक सहकारी समिति, और दूसरा होगा गैर कृषि उत्पाद आधारित सहकारी समिति, और एक होगा उपभोक्ता सहकारी समिति। तो उत्पादक सहकारी समिति के रूप में जो मूल कृषि सहकारी समिति है, कृषकों का सहकारी समिति है, वो भी काम कर सकता है। और कुछ उत्पादक सहकारी समितियां स्वतंत्र भी हो सकती हैं। तो अगर मूल कृषक का सहकारी समिति उत्पादक सहकारी समिति के रूप में काम नहीं करेगा तो यह कृषि उत्पादकों उत्पादक सहकारी समितियों को बेचेगा डायरेक्ट। और उत्पादक सहकारी समितियां जो हैं सो अपने खेत में अपने उद्योग में उत्पादन करके, और जो मूल कृषक सहकारी समिति है उनको देंगे। तो ये द्वितीय चरण में होगा। और तृतीय चरण में भूमि के स्वामित्व का फिर से निर्धारण होगा और विवेकपूर्ण निर्धारण होगा। मतलब द्वितीय चरण में जितनी भी जमीनें हैं सबका जो मेड़ है उसको तोड़ दिया जाएगा, तोड़ करके एक कर दिया जाएगा। मेड़ कहीं नहीं रहेगा, केवल क्षेत्रफल के अनुसार आवंटित हो जाएगा। आज विवेकपूर्ण इसलिए कहा गया है कि सभी भूमि एक समान नहीं होते हैं। तो भूमि की उर्वरा शक्ति उसकी भौगोलिक स्थिति को देख करके भूमि का क्षेत्रफल निर्धारित किया जाएगा। जैसे मैदानी क्षेत्र में जो जमीन होते हैं उनकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। तो मैदानी क्षेत्र के खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल और पठारी क्षेत्र के खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल का अनुपात दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों में अंतर होगा। मैदानी क्षेत्र के जो खेती योग्य भूमि होगी उसका क्षेत्रफल अपेक्षाकृत पहाड़ी क्षेत्रों के खेती योग्य भूमि से कम होगा क्योंकि उसका उपज ज़्यादा होता है। तो विवेकपूर्ण स्वामित्व के वितरण का मतलब ये होता है। और खेत उन्हीं के पास रहेगा जो वास्तव में कृषि करेंगे। अभी क्या है कि ढेर सारे कृषि योग्य भूमि ऐसे लोगों के पास है जो शहर में जाकर बिजनेस करते हैं, जिसके कारण उस भूमि का मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं हो पाता है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो द्वितीय चरण में यह देखते हुए कि वास्तव में कौन खेती करता है, कौन कृषक है, उसको दे दिया जाएगा। और चतुर्थ चरण में खेती योग्य भूमि के स्वामित्व का झंझट खत्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो मूल कृषक सहकारी समिति हैं उससे संबंधित जो उप समितियां हैं वे कैसे काम करेंगी, उनके माध्यम से किसानों को, समिति के सदस्यों को कैसे फायदा होगा, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, उसकी सामाजिक स्थिति कैसे सुदृढ़ होगी,
और उसमें एक है उपभोक्ता सहकारी समिति। उपभोक्ता सहकारी समिति कैसे काम करेगा और फिर इसका प्रबंधन कैसे होगा, इस पर मैं विशेष चर्चा करूंगा।